हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कुछ अराउंड 1 आवर का सेशन रहेगा। 50 क्वेश्चन के आसपास इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, मिक्स करके वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर के लिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ डू टेक्स्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। कुछ मॉक टेस्ट तो आप लोग देख चुके हैं, और अभी भी जितने मॉक टेस्ट थे उनको रिवाइज करना है। जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए थे वहाँ से खासकर उन पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई टाइम्स गलतियाँ हम नहीं सही करते तो वहीं से फिर क्वेश्चंस भी उड़ जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलराइट, कोशिश करेंगे आप लोग आंसर करने की कोशिश करो, है ना। बहुत इजी सा टॉपिक है एनवायरनमेंट में। फर्स्ट है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस or excessive discharge of nutrients, excessive discharge of suspended solids और excessive discharge of solids। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज ड्यू टू, इसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय इनऑर्गेनिक, या तो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और जो मेजोरिटी में रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो फॉस्फोरस ही है वैसे। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गी की ग्रोथ होती है ना। थोड़ा बहुत तो यूट्रोफिकेशन नेचुरली भी होता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज्यादा यूट्रोफिकेशन देखने के लिए मिलता है। जितना नेचुरली यूट्रोफिकेशन होता है, दैट इज सस्टेनेबल बाय द वाटर रिसोर्सेज, राइट। so it is due to the excessive discharge of nutrients, और न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। so नाइट्रोजन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये फॉस्फोरस ही है जिसकी क्वांटिटी एक्सेस होने की वजह से यूट्रोफिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, सेकंड, इफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ ए सिटी of population 50,000 is 20 mld, then maximum daily demand, so average daily demand is given as 20 mld, right। तो पॉपुलेशन में क्या करें, कुछ नहीं, पॉपुलेशन एम ही दी है। पॉपुलेशन का कोई काम थोड़ा है यहाँ पे, जब डायरेक्टली उसने 20 mld दे दिया, देन मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 180%, 180% ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। दिस जस्ट 1.8 क्यूब, 1.8 ऑफ 20, इट्स 36 मिलियन लीटर पर डे, राइट। क्या मेरा वॉइस में इको आ रहा है क्या? कैन यू प्लीज क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? somebody says डबल साउंड आ रहा है। प्लीज डू क्लियर whether the sound is clear or not. Is there any echo issue? क्लियर है? तो जिसका डबल साउंड आ रहा है वो एक बार रिफ्रेश करे, या तो लॉगिन वापस से करे, ठीक है। क्लियर है ना? ओके देन। जिसका नहीं आ रहा है भाई, एक बार उसको रिफ्रेश कर लो यार, राइट। तो बहुत इजी सा था। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं पढ़ना होता, जैसे मैं बोलता हूँ कि एमसीक्यू ऐसे नहीं लगाने, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि पीक डिमांड क्या होगी, है ना। पीक आर्ली तो कितना हो जाता है वो? 2.7 बाई 24 ऑफ क्यू। 2.7 कहाँ से आया? तो इट्स 1.5 ऑफ 180% ऑफ एवरेज, और आप 24 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना आर्ली के लिए, ठीक है। तो 180% यानी 1.8 हो जाएगा बेटा ये, तो 1.8 इंटू 1.5 तो ये बनेगा 2.7, ठीक है। इसके अलावा
आपको फायर डिमांड के फॉर्मूलेज भी पढ़ने हैं, है ना, कुछ लेन बस्टन फ्रीमेंस एंड अंडरराइटर्स फॉर्मूले। इसके अलावा आपको कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी देखना है, राइट। तो जब भी ऐसा पढ़े तो साथ साथ की चीजें भी पढ़ने हैं। डिजाइन पीरियड फॉर क्लियर वाटर कन्वेइंग मीन्स, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि जितनी पाइपलाइंस है, जितने भी पाइपलाइंस है वो 30 ईयर के लिए डाल दीजिए। और जितने भी फिल्टर की यूनिट्स हैं जिसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर जैसे पंप्स हैं जो कि आउटडेटेड हो जाएंगे 15 ईयर के बाद, न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी, तो दे आर डिजाइन फॉर 15 ईयर्स। आपका जो स्टोरेज वाला है या जो सॉरी डैम्स है और स्टोरेज रिजर्वायर्स है ना, दे में भी डिजाइन फॉर 30 to 50 ईयर। डैम के केस में 50 ईयर है, बाकी 30 ईयर है, राइट। और जितने भी आपके ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं वो 15 ईयर के लिए डिजाइन होते हैं, 100 ईयर के लिए कुछ भी डिजाइन नहीं होता है, ठीक है। तो दो ही पीरियड्स मिलेंगे आपको, 30 ईयर 15 ईयर। 15 ईयर पे जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि वाटर के फिल्टर्स हैं, सर्विस रिजर्वायर्स हैं, राइट, वो जितने भी आपके डिसइंफेक्शन यूनिट्स हैं या पंप यूनिट्स हैं, वो सब 15 ईयर के लिए, जहाँ पे वियर एंड टीयर होता है यार। लेकिन पाइपलाइन है, अंडर द ग्राउंड बरीड है ना, उसको आप डिजाइन करेंगे 30 ईयर्स के लिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे वो आपके सर्विस रिजर्वायर तक के लिए हो, या विद इन द ट्रीटमेंट प्लांट हो, सोर्स से लेके ट्रीटमेंट यूनिट तक कन्वे कर रही हो, या सोर्स से लेके सर्विस रिजर्वायर तक, सारी पाइपलाइन 30 ईयर के लिए होंगी। तो फिलहाल इसने क्या पूछा है मुझे, कन्वेइंग मीन्स, मीन्स है तो पाइपलाइन ही है, चुपचाप से 30 ईयर पे टिक कर लेंगे। 50 ईयर के लिए डैम्स है ना, और बाकी दो डिजाइन पीरियड रहते हैं। नेक्स्ट, a permeable stratum which is capable of yielding appreciable quantities of groundwater under gravity is known as, ऑब्वियसली एक्विफर है ना, एक्विफर है, वाटर बियरिंग स्ट्रेटम, है ना, विच इज पोरस एंड परमेबल। पोरोसिटी का मतलब क्या कि पानी होल्ड करता है, परमेबल का मतलब एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ वाटर टू पास पास द वाटर थ्रू इट, है ना। एक्विफर दो टाइप के होंगे बेटा, अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड। कन्फाइंड में क्या होगा, ये पोरस स्ट्रेटम है, ऊपर भी इम्परमेबल लेयर, नीचे भी इम्परमेबल लेयर। अनकन्फाइंड में नीचे तो इम्परमेबल लेयर होगी, लेकिन ऊपर पोरस स्ट्रेटम रहेगा, अनकन्फाइंड, ठीक है। इसके अलावा कन्फाइंड को हम आर्टिशियन एक्विफर भी बोलते हैं, अनकन्फाइंड को हम नॉन आर्टिशियन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कन्फाइंड एक्विफर्स में जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए दे आर आर्टिशियंस एक्विफर्स एज वेल। इसके अलावा दो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और भी होती है, जैसे एक्विटार्ड एंड एक्विक्लूड, और एक ले लो एक्विफ्यूज। तो याद रखना ये सब भी, एक्विटार्ड जिसमें वाटर रिटार्डेशन हो, एक्विफ्यूज जिसमें कुछ भी नहीं है, नाइदर पोरस नॉर परमेबल, ना तो पोरस है ना परमेबल है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट हो जाता है। एक्विक्लूड परमेबल तो है बट वेरी लेस, बट हाईली पोरस, हाईली पोरस, लीस्ट परमेबल एक्विक्लूड। तो इसमें इंक्लूड है क्या, क्ले। तो क्ले स्ट्रेटा जो है वो एक्विक्लूड का पार्ट है। एक्विटार्ड रिटार्डेशन किसकी वजह से, सैंड के अंदर क्ले घुस गया, सारी ट्रिक्स बताई थी आपको, है ना। मतलब कैसे याद रखेंगे, एक्विटार्ड यानी रिटार्डेशन, तो रेट ऑफ फ्लो रिटार्ड होगा, किसकी वजह से होगा, ऐसे ऐसे एलिमेंट की वजह से जिसकी परमेबिलिटी कम है। तो किसकी परमेबिलिटी कम होती है, क्ले की। तो सैंड में अगर क्ले मिक्स हो गया तो एक्विटार्ड का एग्जाम्पल बन जाएगा, सैंडी क्ले, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पोरस तो है, वाटर कंटेन करता भी है, लेकिन ओनली सीपेज इज पॉसिबल, ओनली सीपेज इज पॉसिबल थ्रू इट। तो सीपेज के बेसिस पे आप कम्युनिटी को तो वाटर दे नहीं पाएंगे, है ना, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट। तो ऑब्वियसली आंसर इज एक्विफर, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए बी सी डी, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम,
क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या फिर नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑब्वियसली टेम्परेरी हार्डनेस, हार्डनेस दो टाइप की होती है आपकी, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कार्बोनेट्स, जैसे जो कि है Q3 2- और बाइकार्बोनेट HO3-। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये होंगे बेटा तो टेम्परेरी हार्डनेस आएगी। व्हाई इट इज टेम्परेरी? बिकॉज इट कैन बी इजिली रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग और जस्ट बाय एडिंग द लाइम। तो बाय एडिंग सिंपली लाइम और boiling, it can be removed easily. Permanent hardness is due to chlorides, sulfates or nitrates of calcium and magnesium. कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स, if present, they will impart permanent hardness. And why it is permanent hardness? Because it cannot be reduced easily, it cannot be removed easily just by simple boiling, और बस ऐड कर देने से लाइम को ये रिमूव नहीं होगा। तो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, लाइक आयन एक्सचेंज प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस गिव जीरो हार्डनेस। ये एमसीक्यू एक और बनता है आपका यहाँ से, कौन जीरो हार्डनेस यील्ड करेगा? आयन एक्सचेंज। लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा में पहले हम लाइम ऐड करेंगे, सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या क्या याद रखना है। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, डेंटल कैविटीज और डेंटल कैरीज a disease caused by drinking of water due to excess of fluorides or absence of fluorides। तो आंसर तो है एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिले तो डेंटल कैविटीज होंगी। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? एब्सेंस से जो डेंटल कैरीज होंगी, इसके अलावा साथ साथ और भी कुछ एमसीक्यू देख लीजिए। अगर एक्सेस लेड हुआ या फिर फर्स्ट नंबर, अगर एक्सेस लेड हुआ तो अनीमिया हो जाता है। सेकेंड, एक्सेस नाइट्रेट हुआ तो मिथाइमोग्लोबिनीमिया डिसीज हो जाती है, जिसको हम ब्लू बेबी डिसीज के नाम से भी जानते हैं, ब्लू बेबी डिसीज। और इसमें होता क्या है? नाइट्रेट से नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसकी लिमिट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई मीन लिमिट रखी है 45 मिलीग्राम, पानी में नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा। और नाइट्राइट तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि नाइट्राइट क्या बताता है आपको? नाइट्राइट बताता है पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और नाइट्रेट बताता है फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और इट आल्सो इंडिकेट ओल्ड पोल्यूशन। तो देख लो कितने सारे एमसीक्यू घुमा सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक और लिख लो, थर्ड, एब्सेंस एब्सेंस ऑफ आयोडीन may रिजल्ट इन गोइटर, है ना, घेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ना है आपको।
एक चीज से बहुत सारी चीजें याद रखते हुए जानी है, ठीक है। और लिमिट्स पढ़ के जाना भाई, ये सारी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट dissolved iron and manganese can be removed from the water by aeration और aeration and coagulation, या फिर aeration and filtration और aeration and sedimentation, which one is correct? भाई हमें ये तो पता है कि वाटर के अंदर अगर आपके आयरन और मैंगनीज प्रेजेंट हुए तो ये मेरे डिसइंफेक्शन प्रोसेस को भी अल्टर करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम क्लोरीन ऐड करते हैं, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो जैसे क्लोरीन डालता हूँ ना डिसइंफेक्शन प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन दे विल रिएक्ट विद द क्लोरीन फर्स्ट एंड इंक्रीज द क्लोरीन कंजम्पशन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको ना हम पहले रिमूव कर देते हैं। कहाँ रिमूव कर देते हैं इनको? बहुत पहले एरेशन प्रोसेस में। तो एरेशन प्रोसेस जो कि स्क्रीनिंग के बाद सबसे पहले एरेशन में जाएंगे हम, है ना। तो एरेशन में होगा क्या कि एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में इनकी मुलाकात होगी एंड ये आयरन के ऑक्साइड्स एंड मैंगनीज के ऑक्साइड बना लेंगे, या मैंगनीज ऑक्साइड, है ना। आयरन और मैंगनीज के ऑक्साइड बनाएंगे और ये आयरन और मैंगनीज के जो ऑक्साइड्स हैं दे विल सेटल्ड। तो सेटल कहाँ होंगे? तो सेटल होंगे कहाँ पर? एरेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होना चाहिए? जी, है ना। वैसे आपको मैं एक परेशान करने वाली बात बता दूं कि कुछ जगह पे एरेशन एंड कोएगुलेशन भी लिखा हुआ है, राइट। अब आई डोंट नो क्या मेंटेलिटी है एग्जामिनर की साइड करने के लिए, क्योंकि भाई आयरन और ऑक्साइड के तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और प्रेसिपिटेट्स विल बी रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, राइट। तो एरेशन एंड कोएगुलेशन भी सही है कहीं का ही, और किसी किसी वेबसाइट पर डी भी दे के रखा है। तो I'll prefer aeration and coagulation because once the coagulation done, definitely sedimentation is to be done, right? So more appropriate answer आप एक इसके बी के साथ जा सकते हो। Rather, I have told you what is the information actually is, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम की कंसंट्रेशन 40 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीशियम की दी हुई है, टोटल हार्डनेस पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहाँ से निकलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का डेरिवेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सेम कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको इन शॉर्ट आप कैसे याद रख सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 100/2 होता है ना। 100/2 भी कैसे होता है थोड़ा सा बताए तो मैं, CaCO3 का मोलिकुलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा इसका 40 + 12 + 3 टाइम्स ऑफ 16, दैट इज 100, है ना। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए लिखना पड़ता है मुझे मोलर मास बाय वैलेंसी, और वैलेंसी कितनी है तो इसको आप स्प्लिट करेंगे तो ये टूट जाएगा, Ca2 + CO3 2-। तो दिस इज अ मल्टीवैलेंट मेटेलिक कैटायन है बेटा, ये MMC, मल्टीवैलेंट मेटेलिक कैटायन। तो यहाँ से आ जाएगा ये 100/2 इज इक्वल टू 50। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40/2, इट्स 20। तो ये फैक्टर याद रखना है आपको, तो मैं समझा दे रहा हूँ। तो अभी टाइम है ना, एग्जाम में टाइम थोड़े होगा। तो कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 50/20 एक फैक्टर हो गया, या 5/2 एक फैक्टर हो गया, 2.5 डायरेक्टली एक फैक्टर हो गया, प्लस
और मैग्नीशियम, तो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम Mg2+, और साथ में इसके एक फैक्टर आ जाएगा क्या, 50/, तो मैग्नीशियम के लिए कितना होता है ये, 24/2, दैट्स 12 होता है ना, तो 50/12 एक फैक्टर आ गया। अब जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है। Ca2+ दिया है कितना, 40 × 50/20 प्लस कितना दिया 12, तो 12 × 50/12, तो ये तो हो गया कितना 22, 100 बचा, प्लस कैंसिल 50 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। ठीक है, तो समझाने में टाइम लगेगा, अदरवाइज 20 सेकेंड मैक्सिमम इसका आंसर है। जैसे देखेंगे वैसे लिख लेंगे, कैसे 50 × 50/20 प्लस 12 × 50/12, कैंसिल 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 2, 100 और 50, 150, तो 15 सेकंड भी नहीं लगते हैं करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, when 50 ml of water is diluted and is made 250 ml till it loses its taste and odor, then the threshold number, ओके टन पूछा है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON, TON क्या होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल divided by volume of undiluted raw sample, तो डाइल्यूट कर दिया 250, स्मेल नहीं आ रहा था, 50 में से स्मेल आ रहा था, कितना आ गया 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और पिछले वाले का ऑप्शन टिक नहीं किया, 100 मिली सॉरी 150 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए जरा, देखें जरा, एक आध आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बिना पेन के हो जाएगा, सिर्फ देखने से। रिसोरहम हाइड्रोक्सिल आयन पूछा है, हाइड्रोनियम आयन नहीं, जो आप बता रहे हो वो हाइड्रोनियम आयन के लिए है। ठीक है ना, बमंग सो गया क्या भाई, आंसर नहीं करता, स्पीड नहीं है बिल्कुल भी। वाटर हैज pH 9, pH का मतलब क्या है, pH का मतलब है लोगरिथमिक रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन H+ आयंस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू log of 1/H+ आयन, और it can be written as negative log of 1 ओ माइनस साइन लेके आए तो H+ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब pH की वैल्यू कितनी है, pH तो मेरा 9 है, तो यहाँ से नेगेटिव को शिफ्ट करेंगे -9 आ जाएगा, तो इसको शिफ्ट करेंगे इधर, लोग की प्रॉपर्टी जो बेस में है ना वो बेस में जाके बनेगा 10⁻⁻9 इज H+ साइंस। ये जो सिंबल है ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, और किस में रिप्रेजेंट होगी ये, मोल्स पर लीटर में। लेकिन मुझसे किसके लिए पूछा है, हाइड्रोक्सिल आयन, तो हाइड्रोक्सिल आयन बेटा OH- वाले होते हैं, टोटल तो होते हैं कितने 10⁻⁻14, ये कंसंट्रेशन है टोटल, तो 9 ये है तो 5 वो होना पड़ेगा, तो 10⁻⁻5 हो जाएंगे OH- आयन, सेम प्रोसेस से। क्योंकि अगर pH 9 है, समझ में आया आपको, pH अगर 9 है
तो पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन कितना होगा? तो ये तो 5 बचेगा ना। तो लाइक वाइज OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। हालांकि इसमें मोल्स पर लीटर में नहीं है, तो अंडरस्टूड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अरे जो भी पीएच दिया है, मान ले कि जैसे पीएच 4 देके रखा है, तो कितने H प्लस आयंस हैं इसमें? तो सीधा सीधा 10⁻5 - 4 मोल्स पर लीटर, जो भी है ना 10⁻- में लगा दो उसको। ये शॉर्ट ट्रिक है। कंसेप्ट क्या है वो क्लास में बता दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ भी बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 11, टू सैंपल ऑफ वाटर A and B have pH of 4.4 and 6.4. How many times more acidic sample A and then sample B? भाई कौन कितना एसिडिक है ये कौन डिसाइड करेगा? पीएच डिसाइड करता है H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि पीएच ज्यादा है या कम है। कैसे? अगर देखिए पीएच दिया हुआ है कितना 4.4, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन कितने हैं 10⁻⁻4.4, और दूसरे वाले कितने हैं 10⁻⁻6.4। अभी बताया ना शॉर्ट ट्रिक, अभी अभी बताया ना कैसे लिखेंगे। पीएच 4 है तो डायरेक्ट 10⁻⁻4, 5 है तो डायरेक्ट 10⁻⁻5। अभी कितना है 4.4, तो डायरेक्टली कंसंट्रेशन कितना 10⁻⁻4.4। लाइक वाइज सेकंड का 10⁻⁻6.4, ऊपर पहुंचा दो इसको, तो क्या हो जाएगा बेस सेम होकर पावर ऐड हो जाएगा, माइनस हो तो ऊपर प्लस 6.4, तो कितना हो गया 10⁻², 100 टाइम्स हो गया जी। वैसे देख के पता चल रहा था वो। जब पीएच की वैल्यू 1 यूनिट चेंज होती है तो इफेक्ट 10 टाइम्स आता है, क्योंकि लोग में बेस 10 चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, if the total hardness and alkalinity of a sample of water are 300 milligram per liter and 100 milligram per liter as CaCO3, then its carbonate and non-carbonate hardness will be respectively. तो सिंपल सी बात है कि टोटल हार्डनेस होगी कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है। और कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है? टोटल हार्डनेस या अल्कलिनिटी में से जो भी कम हो। तो फिलहाल यहाँ पे टोटल हार्डनेस है मेरे पास 300 एंड एल्कलिनिटी है 100, जो भी कम हो। तो कार्बोनेट हार्डनेस कितना आ गया 100। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या आ जाएगा? टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, 300 माइनस 200, सॉरी 100 इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो नॉन कार्बोनेट हो गया 200, कार्बोनेट हो गया 100, 100 एंड 200, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनी डाउट? ये तो याद रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला है। ठीक है। Try this question. The pipes means carrying water from the source to the reservoir are designed for the source से रिजर्वायर तक किसके लिए डिजाइन होंगे? मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के लिए डिजाइन होता है। ठीक है। सब कुछ मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के लिए डिजाइन होता है सर्विस रिजर्वायर तक। तो कभी कभी आपको पंप्स पंप्स हो सकता है 2 टाइम्स दिया जाए। 2 टाइम्स किसका? एवरेज का। जनरली क्या कर रहा हूं मैं कि एवरेज डेली डिमांड में 1.8 के मल्टीप्लाई करता हूं, पर कभी कभी मैं 2 के मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। किसमें? एवरेज डेली डिमांड में। दिस इज एवरेज डेली डिमांड। तो एवरेज डेली में 1.8 के मल्टीप्लाई करने से किसके लिए डिजाइन हो रहा है? मैक्सिमम डेली डिमांड, दैट इज 180% ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। लेकिन समटाइम्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 1.8 आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2 फॉर एक्स्ट्रा रिजर्व्स, फॉर एक्स्ट्रा रिजर्व्स और ब्रेकडाउन्स और मेंटेनेंस, है ना। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं हम। तो ये फिल्टर यूनिट वगैरह भी कभी कभी 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड, है ना। तो 1.8 और 2 टाइम्स ऑफ एवरेज, ज़्यादा फर्क नहीं है।
तो ये तो मैक्सिमम के लिए होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैक्सिमम आर्ली ड्राफ्ट ऑन मैक्सिमम डे, दैट इज पीक डिमांड, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिजाइनिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उनकी डिजाइनिंग होती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन द मैक्सिमम डे। गॉट इट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाटर पाइप्स एंड सीवर पाइप्स। तो क्या डिफरेंस है भाई? वाटर पाइप्स हमेशा अंडर प्रेशर चलेंगे, रनिंग फुल होंगे, हमेशा क्या होंगे? अंडर प्रेशर। और जो सीवर पाइपलाइन है वो पार्सली फुल होती है, इसलिए हमेशा कैसा प्रेशर एक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। अब क्योंकि दे हैव टू रन अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दे कैन नॉट मूव अप एंड डाउन हिल। ये जा सकते हैं क्योंकि ये अंडर प्रेशर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये अप एंड डाउन हिल जा सकती है। लेकिन सीवर पाइप्स अप एंड डाउन हिल नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर रनिंग अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दे आर ऑलवेज रनिंग फुल, क्योंकि प्रेशर कैसे बनेगा? फुल नहीं होगा। दे आर रनिंग ऑलवेज पार्शली फुल। इसके अलावा यहाँ पर जो रॉ वाटर सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, ये रॉ वाटर के लिए, तो रॉ वाटर का जो सोर्स है उसमें सेडिमेंट्स काफी कम होते हैं, और अगर होंगे तो उनका साइज भी काफी कम होगा, इसलिए यहाँ पे यूज करता हूं मैं सेडिमेंटेशन टैंक। लेकिन यहाँ पर साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? ग्रिड्स। और इसलिए यहाँ पे इनको सेटलमेंट के लिए क्या यूज करता हूं मैं? ग्रिड चैम्बर, सेम प्रोसेस के लिए। और ग्रिड चैम्बर में या सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलिंग कैसी होती है? तो टाइप 1 डिस्क्रीट सेटलिंग होती है, डिस्क्रीट सेटलिंग होती है, इसी को हम टाइप 1 सेटलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सेटलिंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको, है ना। डिस्क्रीट, फ्लोकुलेंट, हिंडर्ड एंड कंप्रेस्ड या कंप्रेशन सेटलिंग, टाइप 1 2 3 4। ठीक है। एनालिसिस सिर्फ हम किसकी कर सकते हैं? डिस्क्रीट सेटलिंग की, टाइप 1 सेटलिंग की। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिस्क्रीट पार्टिकल है। डिस्क्रीट पार्टिकल वो पार्टिकल जो अपनी शेप और साइज चेंज नहीं करेगा ड्यूरिंग द सेटलिंग प्रोसेस। ओके, तो क्या क्या है देख लेते हैं ऑप्शंस में। बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाटर पाइप्स एंड सीवर पाइप्स इन द मटेरियल यूज फॉर द पाइप्स, ये नहीं हो सकता क्योंकि कास्ट आयरन के दोनों बन जाते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स और सीवर पाइप कास्ट आयरन के भी होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लो, हाँ प्रेशर में तो फर्क है। इन द सस्पेंडेड सॉलिड दे कैरी, यस, तो 2 एंड 3 सही है भाई। ठीक है। ओके, द यूजुअल साइज ऑफ रेजिडेंशियल फेरुल बोर वेरीज फ्रॉम। अब ये जो फेरुल है इसका डेटा आपको तो याद रखना पड़ेगा भाई। होती क्या है फेरुल? मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शंस बनाने के काम आते हैं, ये इस टाइप के है। ठीक है, तो यूज क्या है इसका? यूज टू कनेक्ट सर्विस पाइप टू द मेन वाटर सप्लाई लाइन। आपके घर का जो पाइपलाइन है, आपके घर का जो पाइपलाइन है, और तो म्यूनसिपैलिटी का पाइपलाइन है, उसको ज्वाइन करने में फेरुल यूज करते हैं। और रेजिडेंशियल फेरुल का जो साइज रहेगा वो 10 mm से 50 mm का रहेगा, ये याद रखना है आपको डेटा। ठीक है। फिगर एक बार और दिखा देता हूँ, देखो ये फिगर है। कनेक्शन बनाने के लिए जस्ट ना, कैसा शेप है? टी शेप का है। ये वाटर पाइपलाइन में कनेक्ट होगा या आपके पाइपलाइन में कनेक्ट होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। एल्कलिनिटी बतानी है इस बार आपको, सेम फॉर्मूला लगेगा। A sample of groundwater at pH of 7 contains 7 pH होगा तो कॉस्टिक एल्कलिनिटी यानी OH माइनस की वजह से जो एल्कलिनिटी है वो 0.005 हो जाएगी, नेग्लिजिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ एल्कलिनिटी किसकी वजह से बचेगी? 7 pH के आसपास सिर्फ
कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी बचेगी, है ना। तो a sample of groundwater at a pH of 7 contains 122 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, आपको एल्कलिनिटी का ग्राफ अगर याद हो तो मैं थोड़ा सा तो लेना चाहूँगा। 8.3 के आसपास 10 और ये होता है 4.5 के आसपास का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर होते हैं OH माइनस भी प्रेजेंट है, HCO3 माइनस भी प्रेजेंट है और CO3 2 माइनस, यानी कि कॉस्टिक एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी एंड कार्बोनेट एल्कलिनिटी तीनों प्रेजेंट होती है। लेकिन 8.3 के जैसे नीचे आओगे तो यहाँ से कार्बोनेट आधा खत्म हो जाता है और क्या कन्वर्ट हो जाता है, HCO3 माइनस न्यू वाले, ये तो रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, लेकिन नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से एल्कलिनिटी होगी pH 7 के आसपास, सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट की वजह से, इसलिए कार्बोनेट दिए भी नहीं है। समझ में आ रहा है। pH 7 के आसपास एक और क्वेश्चन बन गया कि pH 7 पे alkalinity will be imparted due to only bicarbonate alkalinity, क्योंकि कार्बोनेट alkalinity will be get converted into bicarbonate। ठीक है, तो अगर बाइकार्बोनेट है तो फॉर्मूला लगाइए, कंसंट्रेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट एंड इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर करिए चलिए इसको। अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था in terms of CaCO3. Do it fast. चलिए जल्दी। एग्जाम टाइमिंग सुबह 7 बजे पहुंचना है, शाम की 7 बजे पहुंच जाएगा। हम तो निर्जुली में है सेंटर मेरा, पीके भी, तो आप लोग भी थोड़ा टाइम से पहले ही पहुंचे। जहां तक है लेट मी चेक। नहीं नहीं, माय बैड, इट्स 9 to 11 है। 9 to 11 पेपर ए जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद 1 to 4 आफ्टरनून में है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। ठीक है, तो 9 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन 7:15 जो मैं बोल रहा था वहां से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 7:15 से, 9 o'clock स्टार्ट होगा पेपर। 3 आवर्स एग्जाम, हाँ जी 3 आवर्स एग्जाम है आपका इंजीनियरिंग का। ठीक है, चलिए वापस से अपने उस पे आते हैं। बाइकार्बोनेट की वजह से तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो ये कितना दिया है 122, होता कितना है इसका इक्विवेलेंट वेट 61 इंटू 50, 100 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट the pH value of incoming and outgoing water are 6.8 and 7.8 respectively. Assuming a linear variation of pH with time, determine the average value of pH। तो एवरेज pH कैसे निकालेंगे, तो वैसे तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली निकल जाएगा और कैलकुलेटर अलाउड है ना, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। इनकमिंग pH कितना है 6.8, तो इसको मैं मान लेता हूँ pH 1 और आउटगोइंग 7.8, इसको मैं मान लेता हूँ pH 2। यानी कि यहाँ पर OH आयंस की H प्लस के ले लेते हैं, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको मैं इनकमिंग के लिए I मान लेता हूँ। कितना हो जाएगा 10⁻⁻6.8 हो जाएंगे। और यहाँ पर आउटगोइंग के लिए कितने H प्लस आयंस हैं 10⁻⁻7.8। इनकमिंग में इतने मोल्स पर लीटर है,
आउट गोइंग में इतने मोल्स पर लीटर है, ठीक है। एवरेज पीएच क्या हो जाएगा? तो एवरेज पीएच निकालने के लिए आपको जो मोल्स की कंसंट्रेशन है उसका एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 6.8 प्लस 7.8 बाई 2 ऐसा आ जाए, ऐसे नहीं आएगा, बिकॉज द pH is associated with the mole concentration of H plus ions, right? तो H plus ions कितने हैं इनकमिंग में? 10 to the power minus 6.8, आउटगोइंग में 10 to the power minus 7.8। एवरेज pH क्या हो जाएगा? एवरेज pH हो जाएगा लोगरिथमिक रेसिप्रोकल ऑफ H एवरेज आयंस, और एवरेज कैसे निकलेगा? इनका एवरेज H प्लस एवरेज, ये आएगा आपका 10 to the power minus 6.8 प्लस 10 to the power minus 7.8 बाई 2, इसका अर्थमेटिक एवरेज ले लेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस। तो पुट करने के बाद log बेस 10 ऑफ 1 अपॉन जो भी ये वैल्यू आएगी 10 to the power minus 6.8 प्लस 10 to the power minus 7.8 बाई 2, सॉल्व इट। कहाँ गया कैलकुलेटर? 10 to the power minus 6.8 plus 10 to the power minus 7.8 divided by 2, 1 divided by answer, log base 10 of answer, it's 7.059, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि कैलकुलेटर से अगर इसको निकालेंगे तो 15 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। आंसर इज 7.059। नेक्स्ट क्वेश्चन, total hardness present in the water sample 6 milligram per liter of magnesium and calcium is given as 100 मिलीग्राम पर लीटर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दीजिए। मैग्नीशियम के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 6 है कंसंट्रेशन, और कितना होता है इसका इक्विवेलेंट वेट 12 इंटू 50 प्लस 100 कैल्शियम के लिए कितना होता है इसका इक्विवेलेंट वेट 20 इंटू 50, तो कितना आ गया 25 प्लस आगे ये 5 5 25 275 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार कंसेप्ट आ गया तो समय नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो हार्डनेस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आयन एक्सचेंज मेथड जीरो हार्डनेस देता है ना, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो, ठीक है। और लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम रिमूव करेगा कार्बोनेट हार्डनेस एंड सोडा ये रिमूव करता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज, केमिकल एनालिसिस ऑफ ए वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस है, सोडियम के दिए हैं, मैग्नीशियम के दिए हैं एंड कैल्शियम के दिए है, हार्डनेस पूछा है। तो हार्डनेस कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूले से निकल जाएगी, कितना हो जाएगा 60 बाई 12 इंटू 50 प्लस 45 बाई 20 इंटू 50, 60 बाई 12 इंटू 50 प्लस 45 इंटू 2.5, 362.5। अब अगर इसको आप सोडियम को भी ले लेते तो सोडियम को भी लेने से क्या होता, 20 कंसंट्रेशन हो गई, इक्वलेंट हो जाएगा इसका 1123 इंटू 50, 405 जैसा, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है। एनीवे एक चीज आपको याद रखनी है,
सोडियम है ना, सोडियम गिव्स स्यूडो हार्डनेस। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यू हिट करने के लिए। सोडियम स्यूडो हार्डनेस इम्पार्ट करता है। स्यूडो हार्डनेस मतलब फेक हार्डनेस। और वो भी कब? जब हम आर्टिफिशियली कोई ऐसा ब्राइन सॉल्यूशन बनाएं कि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सोल्ट डाल दें। कितना डाल दें? कम से कम 2500 मिलीग्राम पर लीटर। तब ये जाके हमारे सोप्स की, डिटर्जेंट की सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेगा और हमें लगेगा कि वाटर इज हार्ड। बट वाटर इज नॉट हार्ड, बिकॉज हार्डनेस ऑफ द वाटर इज इम्पार्टेड बाय मल्टीवैलेंट मेटेलिक कैटायंस। मल्टीवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 या उससे ज्यादा हो, तो जैसे कैल्शियम है, कितनी है वैलेंसी? 2। 2 है ना। और कैसे हैं? मेटालिक होने चाहिए, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पार्ट है ना। और कैटाइंस भी होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो है, लेकिन सोडियम की वैलेंसी सिर्फ 1 है, इसलिए सोडियम नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए ही निकाला है 362.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइफॉइड फीवर इज कॉल्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। पहले ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि वायरस का नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है। ये होता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इसकी वजह से होता है। इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस है, ये तो वायरल इन्फेक्शन है। ये होता है वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, और प्रोटोजोआ से ये अमीबिया, अमीबिक डाइसेंट्री है ना, क्योंकि पैरासिटिक वॉर्म्स होता है यहाँ पे जो डिसीज कॉज करता है। तो ऑप्शन 3 और 4 ही सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सब आपको नोट्स के अंदर लिखाया है, कहाँ पर? वाटर बॉर्न डिसीज के अंदर। एक क्वेश्चन 3-4 बार के एग्जाम में एक बार आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following remedial measures are taken to avoid negative head and air binding in a rapid sand filter? तो रैपिड सैंड फिल्टर में एयर बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो एयर बाइंडिंग सबसे ज़्यादा कब होगी? समर सीजन में होती है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे सोल्यूबिलिटी गैसेस की कम हो जाती है, तो गैसेस बबल के फॉर्म में निकल आते हैं। तो इसको हम पंप करके, एयर पंप करके रिमूव कर सकते हैं, है ना। या फिर ज़्यादा हेड क्रिएट करें हम सैंड के ऊपर, तो भी प्रिवेंट कर सकते हैं एयर बाइंडिंग को, और एल्गल ग्रोथ ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर पूछें तो अवॉइड कर सकते हैं, बोल रहे हैं नेगेटिव हेड एंड एयर बाइंडिंग को रैपिड सैंड फिल्टर में। क्या रेमेडियल मेजर है? तो अवॉइड अवॉइडिंग द अकरेंस ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव हेड, तो ये तो सही है। पंपिंग इन करके, या फिर अवॉइडिंग इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर एंड कंट्रोल, चारों ही ठीक है इसके। तो दीज आर द रेमेडियल मेजर। क्वेश्चन नंबर 23। द फॉलोइंग रेजिडुअल क्लोरीन कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होगा, रिएक्शंस को समझ लो। तो अमोनिया react with hypochlorous acid and gives water plus H2 NH2Cl, and NH2Cl is dichloramines. ठीक है। Further, this NH2Cl react with hypochlorous acid and gives NHCl2 plus H2O. So dichloramines, sorry, monochloramines, dichloramines, and then further NHCl2 react with HOCl, give NCl3 plus H2O.
तो पहले कौन बना NH2, बाद में कौन बना NHCl2। तो पहले बनेगा 1 फिर बनेगा 2। फर्दर when hypochlorous acid dissociate it will dissociate like this। या पहले HCl बनाओ क्लोरीन से, Cl2 plus water will react and produce hypochlorous acid along with some H plus ions, and then further HOCl will disassociate like H plus and OCl minus if pH changes. All the three species of this chlorine like Cl2, HOCl and OCl minus, they can never exist together। pH अगर 5 से कम है तो Cl2 ही रहेगा, क्लोरीन रिएक्ट नहीं करता है ना। 7 और 8 के आसपास आके इनकी जो वैल्यू है HOCl और OCl की, दे आर कंपेरेबल, है ना। और फिर अगर ज़्यादा pH होता है तो फिर आपका हाइपोक्लोराइट आयंस बनने चालू हो जाते हैं। तो ये है आपका हाइपोक्लोरस एसिड। और ये है आपका हाइपोक्लोराइट आयन। एंड द पॉइंट इज टू रिमेंबर दैट HOCl is very destructive as compared to hypochlorite ion। कितने टाइम्स? 80 टाइम्स, 80 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। तो हम चाहेंगे कि हमारा pH थोड़ा सा कम ही रहे वाटर का ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा NaCl2 फिर NaCl, ये तो सीक्वेंस में ही है, आई थिंक ऑप्शन सी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इक्वेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पहले देखिए। पहले बनेगा आपका NH2Cl फिर NaCl2, उसके बाद ये तो है ही नहीं ऑप्शंस में, उसके बाद हाइपोक्लोरस एसिड पहले फॉर्म होगा और फिर अगर pH बढ़ा, pH बढ़ने के बाद हाइपोक्लोरस एसिड डिसएसोसिएट होगा H प्लस आयंस एंड हाइपोक्लोराइट आयंस में। हाइपोक्लोराइट आयंस कम इफेक्टिव है एज कंपेयर टू हाइपोक्लोरस एसिड। कितने टाइम्स? 80 टाइम्स। Now question number 24, the correct sequence of process in a water treatment plant for rural water supply is। तो रूरल वाटर सप्लाई यानी कि रूरल एरियाज में जहां पर केमिकल इन्फेक्शंस होने के या केमिकल इम्प्योरिटीज होने के चांसेस कम है, तो यहाँ पर क्लोरीनेशन सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर बी और डी, ए और सी तो नहीं है। ठीक है, ए और सी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेशर फिल्टर्स देके रखा है क्लोरीनेशन को। क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे क्लोरीनेशन किया नहीं है और यहाँ पर क्लोरीनेशन सबसे पहले कर दिया है। क्लोरीनेशन पहले कब करते हैं? प्री क्लोरीनेशन बोलते हैं, जब हम पहले क्लोरीनेशन कर देते हैं। तो प्री क्लोरीनेशन उसी केस में करते हैं जब आपके रो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस हो। तो बैक्टीरियल लोड को, फिल्टर पे बैक्टीरियल लोड को कम करने के लिए पहले ही क्लोरीनेशन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। एंड प्री क्लोरीनेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पोस्ट क्लोरीनेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद हमें क्लोरीनेशन जो करते हैं उसको पोस्ट क्लोरीनेशन बोलते हैं। अब जब प्री और पोस्ट दोनों कर देते हैं उसी को डबल क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो coagulation then sedimentation, slow sand filter, chlorination, option B is right। and if, अब बात समझिए, इसमें ऑप्शन बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। if in the rural area, if you know, I will prefer B as compared to D। रीजन है एरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वाई? क्योंकि रूरल वाटर सप्लाई में वी आर डिपेंडेंट जनरली ऑन द सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, और सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में एरेशन ऑलरेडी डन होता है। सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में एरेशन प्रोसेस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ऑप्शनल यूनिट होती है ना, क्योंकि वहां पर एम्पल अमाउंट का टर्बुलेंस होता है जिसकी वजह से ऑलरेडी सफिशिएंट एरेशन हो चुका होता है, और आयरन और मैंगनीज अगर हैं तो वो ऑलरेडी प्रेसिपिटेटेड हो चुके होते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना होता है, उन्हें सेटल्ड कराना होता है। अगर उनके ऑक्साइड्स प्रेजेंट है तो कोएगुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड फिल्टर एंड क्लोरीनेशन। स्लो सैंड फिल्टर इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट कम है, तो अगर हाई रिक्वायरमेंट होगी तो फिर रैपिड सैंड फिल्टर की तरफ जाएंगे। इसके अलावा स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में और क्या बातें याद रखनी है आपको? स्लो एंड रैपिड सैंड फिल्टर दोनों ही ग्रेविटी फिल्टर है, दोनों ही ग्रेविटी फिल्टर हैं। इनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको याद रखना है ROF।
तो इनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 100 टू 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर, और रैपिड सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 3000 टू 6000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एरिया रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एरिया रिक्वायर्ड वो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 200 से 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया लगेगा, यहाँ पे 80 टू ओनली 200, इतना वेरिएशन आता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एफिशिएंसी की बात करो आप, तो स्लो सैंड फिल्टर बहुत एफिशिएंट है। 99% 98 टू 99% बोले, इतना एफिशिएंसी है। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी कम होती है, 95% के आसपास ही होती है। ये एडिशनल डेटा यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो आई विल गो विद बी, राइट। Now question number 25, which of the following filter will produce water of higher bacteriological quality? अभी अभी बताया कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है 99% तक, लाइफ बॉय के बाद इसी का नाम आता है, जस्ट किडिंग। स्लो सैंड फिल्टर है ना, काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और ये कोलेरा वाले को तो 100% रिमूव करता है। हाँ, जो बैक्टीरिया अभी पढ़ा था ना, कोलेरा इज द बैक्टीरियल द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को 100% रिमूव करता है जो कोलेरा कोज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिजोल्व इम्प्योरिटीज। गलत बात है, डिजोल्व इम्प्योरिटीज तो होंगी। सस्पेंडेड एक बात को मैं मान सकता हूँ कि कम होंगी, लेकिन डिजोल्व तो होंगी। वन तो गलत है भाई। सस्पेंडेड मैटर्स ऑफन कंटेन पैथोजेनिक, सही है। सस्पेंडेड मैटर है, उसके ऊपर पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस मतलब डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस, ओके। एंड लेक वाटर में कंटेन माइक्रो, हाँ कर सकता है। 2 3 4 26 ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। ओनली वन इज इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? चेक वॉल, चेक वॉल को हम और क्या बोलते हैं? इसका नाम दूसरा घर का नाम है रिफ्लक्स वॉल, और नॉन रिटर्निंग वॉल, है ना। चेक वॉल क्या काम है इसका? टू एंश्योर द फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ये काम है इसका। काम क्या बताया? टू चेक वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। हटाओ, फर्स्ट ही गलत हो गया और यही करेक्टली मैच नहीं, बाकी सब ठीक है। यानी बाकी से आपको ये पता चल गया कि बाकी का फंक्शन भी क्या है, क्योंकि बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर बिफोर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज स्टार्टेड इज इंडिकेटेड बाय, किससे इंडिकेट करेंगे? बताओ जी। सबसे पहले जब डेड हो जाएगा ना, डेड आइदर प्लांट और एनिमल, तो वहां पे जो नाइट्रोजन होगी वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो, और उसको बोलते हैं एल्बू एल्बुमिनोइड, ठीक है। फिर यहाँ से अमोनिफिकेशन के थ्रू यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी। इसके बाद भाई फिर ये NH3 के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, नाइट्राइट कन्वर्ट होगा, उसके बाद नाइट्रेट कन्वर्ट होगा, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजन होगी, फिर रेस्पिरेशन के थ्रू लिविंग प्लांट्स और एलिमेंट्स में जाएगी, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स में, फिर वो एजिंग होगी, मर जाएंगे, फिर नाइट्रोजन साइकिल बना दिया मैंने पूरा आपको, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर, और यहाँ पर भी याद रखना है आपको,
नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो ऑर्गेनिक मैटर में होगा भाई, डिकम्पोजिशन से जस्ट पहले एल्बुमिनोइड नाइट्रोजन। ठीक है, डिकम्पोजिशन से जस्ट पहले एल्बुमिनोइड, एल्बुमिनाइड और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इसी को और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलता ऑप्शन में तो वो भी ठीक था, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, एल्बुमिनोइड नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा से, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि एल्बुमिनोइड, इसमें आप अमोनिया भी ऐड कर लो तो इसको हम बोलते हैं जेलधल नाइट्रोजन। ये भी एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है। जेलधल नाइट्रोजन इज इक्वल टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अल्टीमेट बीओडी सीओडी। अरे इसको क्या बोलेंगे आप, देखते हैं पहले। सबसे पहले तो अल्टीमेट बीओडी, सॉरी सबसे पहले थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सबसे ज्यादा होती है। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब उतना ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज आइदर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डजंट मैटर व्हाटएवर इट मे बी, सबको डिग्रेड करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ऐसा होने के लिए रो वाटर के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के मुझे केमिकल फॉर्मूले, उनके मोलिकुलर मास, ये सब पता होने चाहिए, कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। वो बोलते हैं ना कि व्हाट इज, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो दिस इज इम्पॉसिबल। आप पॉसिबल करके दिखाओ, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाल के दिखाओ किसी भी वेस्ट वाटर की, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद आता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ एक्चुअली अगर आपके पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं है जिनसे स्पेस सूट बनता है, ठीक है, तो सिर्फ वही ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिसको केमिकली हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो अगर वो भी है तो सबसे ज्यादा तो वही हुआ, थ्योरेटिकली तो कर पाएंगे उसको, पॉलीमर्स को, लेकिन ये एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी होता है सीओडी के, अगर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट नहीं है वेस्ट वाटर में। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और अगर हम थ्योरेटिकल लिखें तो टीएचओडी बड़ा होगा सीओडी से। ठीक है, उसके बाद आएगा अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी जिसमें आपके कार्बोनेशियस या नाइट्रोजन डिमांड यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डिमांड होंगी। ठीक है, अल्टीमेट डिमांड, अल्टीमेट बीओडी और उसके बाद 5 डे बीओडी ऑब्वियसली। तो ये वाला ऑर्डर देख लीजिए कहाँ है, तो ये शायद सी में है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीओडी ऑफ रिवर वाटर। अच्छा, द बीओडी रेट कांस्टेंट वेरीज विद रिवर वाटर टेम्परेचर, क्या बात सही है? सही तो है, क्यों भाई? केडी क्या है? डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट है, डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है। केडी 20, सॉरी केडी एट एनी टेम्परेचर टी, केडी एट 20 डिग्री एंड 1.047 टी माइनस 20, ये फॉर्मूला भी है। इसके अलावा बीओडी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए साथ साथ, जब बात चली रही है। तो बीओडी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। इस अल्टीमेट बीओडी को हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सब याद होना चाहिए भाई आपको। तो भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है, ये तो सही है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, है ना। रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। डब्ल्यूडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, अरे कैसे डिपेंड नहीं करे, डिपेंड करता है भाई। तो 2 तो नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी तो पहले हट गए। 1 तो कनेक्ट हो चुका है, 3 और 4 में देखना है।
द बीओडी रेट कांस्टेंट इज ऑफन डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिवर वाटर, ऑब्वियसली सही बात है, अलग अलग रिवर वाटर्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज है एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट आल्सो चेंजेस, और रेट कांस्टेंट तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर भी, ऑब्वियसली सी थर्ड राइट है, और गलत है। 1 and 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 and 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ए पोल्यूटेड स्ट्रीम अंडरगोस सेल्फ प्योरिफिकेशन इन 4 डिस्टिंक्ट जोन्स, क्लास में पढ़ाया हुआ है 4 डिस्टिंक्ट जोन कौन कौन से है, आंसर कर सकते हैं इसको, डू इट। सबसे पहले, सबसे पहले जोन ऑफ, अगर बुक्स में लिखोगे तो जोन ऑफ क्लियर वाटर दिखाई देगा सबसे पहले, ऑप्शन में ही नहीं है, जोन ऑफ क्लियर वाटर बाद में आएगा, सबसे पहले आएगा जोन ऑफ डिग्रेडेशन, उसके बाद जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फिर रिकवरी, और फिर पानी साफ होने लगेगा। तो ये अगर मैं आपको कर्व से कुछ याद दिलाऊं, एक तो व्हाइट स्ट्रिप की वजह से ना बोर्ड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा मैं अच्छे से, कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा है या फिर लेंथ भी चल रही है साथ साथ, रिवर की बात करोगे तो, और ये है डीओ सेट की वैल्यू, डीओ सेचुरेशन है भाई, ये है आपका 40% ऑफ डीओ, ये हमने 4 मिलीग्राम पर लीटर करके पढ़ाया था क्लास में, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अराउंड 20 डिग्री के आसपास रहता है रिवर का, और उसमें फिर जो आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से रहती है आसपास, उसका 40% करोगे तो 4 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, और 4 ppm इज द मिनिमम डीओ रिक्वायर्ड फॉर फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। अच्छे से एकदम 4% है ना, 40% सॉरी ऑफ डीओ सेचुरेटेड, सेचुरेटेड डीओ का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द सेचुरेशन डीओ। ओके, तो ये 4 जोन्स होंगे यहाँ पे, जैसे ये हो गया 40% के लिए लाइन, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको मार्क कर लो, ठीक है। तो पहले आएगा आपका क्या, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, थर्ड, उसके बाद आएगा जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फोर, उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होगी, रिकवरी स्टार्ट होगी तो 3 के बाद आएगा 4, उसके बाद जोन ऑफ अरे जोन ऑफ डिग्रेडेशन, उसके बाद 2 आएगा, सॉरी ये 2 है, उसके बाद आएगा जोन ऑफ रिकवरी, और क्लियर वाटर लास्ट में 1, तो क्या बनेगा 3 2 4 1 बना है कहीं पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, an industrial wastewater enters a stream having a BOD concentration of 10 milligram per liter and a flow of 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डेटा को लिखते रहते हैं भाई। enters a stream having a BOD, industrial wastewater enters a stream, stream मतलब जैसे रिवर है, इसका कुछ खुद का डिस्चार्ज होगा QR, इसका खुद का कुछ BOD होगा BODR, तो इसका an industrial wastewater enters a stream having a BOD concentration of 10 milligram per liter, यहाँ पर स्ट्रीम का डिस्चार्ज आ रहा है, सॉरी दैट इज द रिवर BOD, तो QR है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और BOD है 10 मिलीग्राम पर लीटर, तो रिवर का तो 10 मिलीग्राम पर लीटर BOD है, और जो डिस्चार्ज है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब यहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आएगा,
इफ द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर इज, यहाँ का डिस्चार्ज दिया है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड and its BOD concentration is 250 milligram per liter. BOD of concentration, the BOD concentration in the stream at a point of downstream of the point of confluence of wastewater. जब ये मिक्स हो जाएगा तो मिक्स होने के बाद में क्या कंसंट्रेशन बचेगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BOD of mix is equal to BOD of river water, discharge of river water, plus BOD of waste, W लगा देता हूँ, और discharge of waste water by discharge of river water plus discharge of waste water. Put the value, get the answer. तो ये हो जाएगा आपका 10 into 20 plus 250 into 1.5, 20 plus 1.5 is equal to, सॉल्व कर लेंगे, 10 into 20 plus 250 into 1.5 divided by 21.5. BOD concentration so 20, 10 and 20 plus 250 into 1.5 divided by plus 1. So it's 26.74. Option D is correct. सिर्फ देख रहे हो, सोल्व भी कर रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. सीवेज सिकनेस सिग्निफाई, सीवेज सिकनेस is it a disease caused by sewage? Obviously not. It is a soil pores getting clogged and preventing free circulation of air when sewage is continuously applied on land. सीवेज सिकनेस कंटिन्यूसली आप किसी, जब आप जो डिस्पोजल है वो लैंड डिस्पोजल ऑफ करते हैं, तो लैंड डिस्पोजल हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया है वो आपका वाटर डिस्पोजल का है ना, आप पानी के अंदर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो लैंड डिस्पोजल है आफ्टर एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो अगर आप कंटिन्यूसली लैंड के ऊपर सीवेज को थ्रो करते रहेंगे, डिस्पोज ऑफ करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप जब लैंड पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसका कुछ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो सोइल के पोर्स हैं वो चौक होने लगेंगे। ठीक है, सो सोइल पोर्स गेटिंग क्लॉग्ड एंड प्रिवेंटिंग फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, so that is the reason of sewage sickness. Question number 34. The flow sheet of liquid stream of a sewage treatment scheme consisting of trickling filter, primary settling tank, grit, screening, secondary. तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग आएगी, और स्क्रीनिंग के बाद ग्रिट चैम्बर आएगा, ग्रिट के बाद प्राइमरी सेटलिंग टैंक आएगा, फिर ट्रिकलिंग फिल्टर आएंगे, और उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आएगा 5. तो 4 3 2 1 5. ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, फ्लो स्कीम है। पहले आपका क्या होता है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, याद है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रीलिमिनरी में क्या आता था, स्क्रीनिंग आता था, स्क्रीनिंग, उसके बाद में फिर ग्रिट चैम्बर, प्लस अगर स्कम रिमूव करने के लिए आपने टैंक बनाए हैं तो ठीक है, अदरवाइज
कोई ज़रूरत नहीं है ना, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप्स हम लगा देते थे पहले ही रोड नेटवर्क के, तो ऑप्शनल यूनिट है स्कीमिंग टैंक ना, आप लगा सकते हो स्कीमिंग टैंक। तो यहाँ पर हम फिजिकल फोर्सेस से ही सिर्फ प्रिवेंट करते थे इम्प्योरिटीज को, तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, इसी में अगर आप पीएसटी जोड़ देते थे तो बन जाता था मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट। और यहाँ से निकलने के बाद जब मेरा ट्रिकलिंग फिल्टर पे या एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस जो भी आप फिल्टर्स लगाएं, उसके बाद में एरेशन मान लो कर लेते हैं हम, एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस एरेशन कर लेंगे और फिर यहाँ पे एसएसटी बनाएंगे, ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद भी अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में या रिक्वायर्ड क्वांटिटी या रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ प्योरिफिकेशन नहीं अचीव होता तब टर्सरी पे जाता है, टर्सरी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऑप्शन 43215। क्वेश्चन नंबर 35। Activated sludge process can be said to comprises conversion of dissolved organic matter into biological flux, removal of dissolved BOD of the wastewater, and digestion of sludge. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में डाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक या स्लज डाइजेस्टर यूज करते हैं, तो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, थर्ड तो नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा भाई एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 36। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स for mixed liquor having suspended solid concentration of 2000 milligram per liter and showing a settled volume of 200 ml from 1 liter sample would be। तो भाई स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला देख लो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज इक्वल टू सेटल्ड वॉल्यूम बाय एमएलएसएस होता है, एमएलएसएस का मतलब क्या है, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स इनटू 1000, ठीक है। तो सेटल्ड वॉल्यूम इन मिलीग्राम पर लीटर, ये मिलीग्राम पर लीटर में रहेगा है ना, तो कितना है, having suspended solid concentration 2000 and settled volume only 200 ml, तो ये हो गया मेरा 200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1000, तो 1000 कैंसिल आउट, 200 आ गया ये मेरा, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स किसकी हेल्प से निकालते थे याद है, इमोफकॉन, यूज फॉर सेटलेबल सॉलिड्स, ये भी एमसीक्यू है। Which one of the following is a grit removal unit which also removes silt as well as some organic matter along with grit chamber। देखिए ग्रिट चैम्बर के अंदर, तो ग्रिट चैम्बर का जो मेन एजेंडा है, जो प्रोसेस है, तो ग्रिट चैम्बर बेसिकली क्या रिमूव करता है, ओनली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ओनली बाय स्लोइंग डाउन द सॉरी बाय मेंटेनिंग द सफिशिएंट वेलोसिटी इन द चैनल, राइट। सो हम ऑलवेज टारगेट करते हैं कि ओनली एंड ओनली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी विल बी सेटल्ड इन द ग्रिट चैम्बर, बिकॉज डायरेक्ट डिस्पोजल ऑफ द ग्रिट इज हैपेंड इफ वी आर टेकिंग द स्लज फ्रॉम ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर का जो स्लज डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं है, और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं है तो कोई भी एनवायरमेंटल न्यूसेंस क्रिएट नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर हम 100% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को ट्रैप करने के लिए जाएं तो हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी ट्रैप हो जाती है। तो ऐसे वाले टैंक को हम बोलते हैं डिट्रीटस। कहाँ गया, डिट्रीटस टैंक। तो डिट्रीटस टैंक में इनऑर्गेनिक प्लस सम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, क्योंकि हम यहाँ पे 100% इनऑर्गेनिक को ट्रैप करने के लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी सेटल हो ही जाती है, ठीक है, डिट्रीटस टैंक है। तो सम ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा भाई ग्रिड के साथ साथ।
इन ट्रांजिशन ऑफ सीवर फ्रॉम स्मॉल डायमीटर सीवर टू लार्ज डायमीटर, ये छोटा डायमीटर है, ये लार्ज डायमीटर सीवर है, कैसे ज्वाइन करें? तो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा तो बैक फ्लो हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्राउन से क्राउन ही ज्वाइन होता है, ठीक है। तो क्राउन ऑफ द सीवर इज द आंसर, बॉटम नहीं हो सकता। द एंट्री ऑफ foul smelling gases into the house coming from the sewer can be prevented by, तो वाटर सील लगा देते हम, है ना। आपने देखा होगा इस टाइप का टी ट्रैप्स, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, इस टाइप का ना वाटर सील हम कोमोड में बना देते हैं ना, पानी फ्लो करते हैं तो वाटर क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सीलिंग देता है ताकि फोल स्मेल्स ना आए। लेकिन साथ साथ हम वेंट पाइप भी रिक्वायर्ड है, प्रोवाइडिंग अ वाटर सील फॉर ऑल द फिक्चर्स एंड अ वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम, बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जॉस्ट फैंस तो कहाँ कर पाएगा स्मेल को दूर। नाउ फॉर द डिजाइन ऑफ स्टॉर्म सीवर इन अ drainage area, if the time of concentration is 20 minutes, then the duration of rainfall will be taken as, to design rainfall, suppose this is the catchment area and this is the stream, now this is the point of interest or point। अब यहाँ पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि फॉरदेस्ट फारदेस्ट डिस्टेंस से कोई भी रेन ड्रॉप आए, ज्वाइन करे, और आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन लगेगा। तो जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जितना रेन वाटर आएगा तब मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, मैक्सिमम रन ऑफ मिलेगा। इसलिए डिजाइन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितना होना चाहिए, कम से कम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए 20 मिनट्स होना चाहिए, तो 20 मिनट्स ही लेंगे, ठीक है। ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोलॉजी में पढ़ा है मैंने आपको। डू रिवाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अ कंबाइंड सीवर इज वन which transported domestic sewage and storm water, इंडस्ट्रियल वाटर, ओवरहेड वाटर, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्टॉर्म वाटर। तो कंबाइंड सीवर, कंबाइंड क्यों बोल रहे हैं, देखिए दो सीवर पाइपलाइन बनती है, अगर आप सेपरेट सिस्टम में जाएं तो सेपरेट में एक तो बनेगा आपका सीवर पाइप और दूसरा बनेगा आपका स्टॉर्म स्टॉर्म वाटर पाइप, या स्टॉर्म सीवर बोलोगे, सीवर में तो स्टॉर्म सीवर रहेगा। तो यहाँ पर आप डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब स्टॉर्म वाटर भी आ जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रेन बनेगा, वहां पर आपका इंडस्ट्रियल भी आएगा, डोमेस्टिक भी आएगा और बारिश का पानी यानी स्टॉर्म वाटर भी आएगा, तीनों आएंगे कंबाइंड में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉट इट? कुछ डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो यू आर फ्री टू आस्क मी बाय टेक्सटिंग। okay, the performance of a well is measured by its performance of well is measured by its specific capacity, obviously specific capacity से पता चलता है ये क्या परफॉर्मेंस है, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, ठीक है। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, फॉर्मूला भी साथ साथ याद रखो, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर, तो यूनिट से पूछ लेता है कभी कभी, क्या है। नेक्स्ट, an unconfined aquifer of porosity 30%, permeability 35 meter per day and specific yield of 0.20 has an area of 100 square kilometer. If water table fall by 0.25 meter during a drought, the volume of water lost from storage, तो water volume of water lost कितना हो जाएगा? तो देखिए किसी जगह से अगर वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा है
तो कितना डिप्लीट होगा, कितना डिप्लीट हो सकता है वो, उतना ही डिप्लीट हो सकता है जितना वॉइड्स के अंदर पानी रहेगा। पूरा का पूरा वॉल्यूम थोड़ी ना, अगर अब सैचुरेटेड भी है सोइल मास तो वॉइड्स के अंदर वाटर है ना। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस पूछा है, कितना हुआ, क्वांटिटी निकालने के लिए बोल रहा है बेसिकली। वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इज इक्वल टू एरिया कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना। और वाटर टेबल फॉल कितना हुआ है 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर का डिप्लीशन है। तो ये तो हो गया भैया पूरा का पूरा वॉल्यूम, लेकिन पूरा वॉल्यूम तो जाएगा नहीं, कितना जाएगा, पोरोसिटी 30% है एंड स्पेसिफिक यील्ड 0.20 है, तो स्पेसिफिक यील्ड टाइम्स आएगा, इसी को कैलकुलेट कर लो 100 इंटू, या आप इसको चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस है। वॉल्यूम ऑफ सोइल ड्रेन्ड इनटू स्पेसिफिक यील्ड, एस वाई से भी डिनोट करते हैं इसको, वी इंटू एस वाई। तो 100 इंटू 10⁶ इंटू 0.25 इंटू 0.20 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 5 इंटू 10⁶, 5 इंटू 10⁶ क्यूबिक मीटर। लेकिन क्वेश्चन है वो क्या बोला है इन मिलियन, तो 10⁶ का मतलब ही तो मिलियन होता है यार, 5 मिलियन मीटर क्यूब, इन मिलियन मीटर क्यूब एट्स 5, ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो वाटर सप्लाई उठाओ, वहाँ पे नोट्स उठाओ, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन किसके इक्वल होता है ये भी बताओ जाके, ये भी एमसीक्यू बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये होता है पोरोसिटी के इक्वल, रिवाइज करोगे तो सब बढ़िया है, नहीं तो सब कुछ टफ लगने लगेगा। What would be the volume of water stored in saturated column with porosity 0.35 with a cross sectional area 1 square meter, depth 3 मीटर, तो वॉल्यूम बता दीजिए कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना 3 इंटू 1, 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब क्या बोल रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन सैचुरेटेड कॉलम, कितना है, अरे n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन एज कितना, पोरोसिटी 0.35, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जब सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही होगा ना, अरे व्हेन द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड ऑल द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 0.35, वॉल्यूम कितना निकाल चुके हो 3 निकाल चुके हैं, तो 0.35 इंटू 3 करना है बस, 1.05 मीटर क्यूब, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से आएंगे लेकिन। कैलकुलेटर अलाउ है भाई, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर सारा अलाउ। क्वेश्चन नंबर 45, इन ए ग्राउंड वाटर फील्ड टेस्ट अ ट्रेसर टुक 8 आवर्स टू ट्रेवल बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन वेल, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऑब्जर्वेशन वेल 1, ऑब्जर्वेशन वेल 2, ट्रेसर को लग गए यहाँ से, ट्रेसर क्या हो सकते हैं, कोई डाई हो सकते हैं ना, तो जब ये मूव करेगी तो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, सी पेज वेलोसिटी से मूव करेगी, है ना। तो एक वेल से दूसरे वेल में पहुंचने में कितना टाइम लगा, 8 आवर्स लगे जी, इसको टाइम लग गया 8 आवर्स, ठीक है। 56 मीटर अपार्ट, तो डिस्टेंस कितना है 56 मीटर है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि वाटर की फ्लो वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड वाटर की फ्लो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी सी पेज वेलोसिटी
डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा 56 मीटर बाय 8 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो भाई ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर। 56 बाई 8 बाई 60 बाई 60 1.944 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.1944 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए सी पेज वेलोसिटी आ गई एंड वी नो सी पेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, सुपरफिशियल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसीलिए डिवाइड बाय n। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिफरेंस इन वाटर टेबल एलिवेशन इन दीज वेल्स आर 0.7। ठीक है भाई, पानी का लेवल यहाँ पे, इसका यहाँ पे रख लो, तो डिस्चार्ज इन वाटर लेवल हो गया ये। तो हेड लॉस कितना दिखाई दे रहा है, डिफरेंस ही हेड लॉस होता है, 0.7 हेड लॉस है। द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स of the aquifer is 30% of the total volume. Volume of voids is equal to 30% of total volume। V को ले जाओ उधर, तो क्या हो गया ये मेरा, पोरोसिटी बता दिया ना इसने मुझे इनडायरेक्टली। ठीक है, हमें निकालनी है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्विफर। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इतनी है, फालतू की चीज क्या जरूरत है इसकी, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालना है ना, वो जस्ट कोई यूज नहीं है इसका। यहाँ पर के निकालना है, तो के निकालना है भाई आपको, डार्सी फॉर्मूला लगेगा एज पर डार्सी, U इक्वल टू, अरे V से निकाल दो ना, V इक्वल टू के आई, और V इक्वल टू के आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी हेड लॉस पर यूनिट लेंथ L। V कैसे निकलेगा, V तो यहाँ से निकल जाएगा, कैसे, V इज इक्वल टू VS इंटू N इज इक्वल टू 0.1944 इंटू पोरोसिटी 0.3 इज इक्वल टू 0.0583 यूनिट, इसमें निकालो सेंटीमीटर पर सेकंड में। चलिए ये तो हो गई आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी या सुपरफिशियल वेलोसिटी, ये रियल वेलोसिटी नहीं होती है एनीवे लेकिन इसी से निकलता है मेरा ये। तो ये आ गया भाई मेरा 0.0583 इज इक्वल टू के अननोन है, हेड लॉस हुआ है कितना 0.7। यूनिट चेंज करें, क्यों करेंगे यार, रेशो में है, यहाँ पे मीटर नीचे भी मीटर, 56 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, व्हाट इज द के वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 56 डिवाइड बाय 0.7, इट्स 4.66666। यूनिट किस में होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जो लोग नहीं पढ़ते ढंग से, इधर उधर की हवा ज़्यादा करते हैं, उनके लिए टफ हो जाएगा, फिर वे बोल देंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, टाइम वेस्ट मत करो। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is are the characteristics of coliforms organisms। बैसिलस होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, फर्मेंट लैक्टोज भी होते हैं, लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं ना, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग नहीं होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। तो ये तीनों तो ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायरेक्ट डेटा यू हैव टू रिमेंबर, अभी बायोलॉजी के में जाके इतना डीप से नहीं पढ़ना, ये सारे के सारे नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, जाके चेक करो। 47, ओ क्वेश्चन तो रिपीट हो गया क्या, टाइफाइड फीवर तो बैक्टीरियल, चलो मैंने टाइफी है ना, ये गलत था, इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस वायरल फीवर है, ये भी गलत हो गया, कोलेरा तो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, एनोमिक ये भी पैरासिटिक, 3-4, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी 47, नो इशू, पास पेपर में भी एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड।
finely divided suspended matters, disease causing bacteria and excess alkalinity. The correct sequence of the removal of these impurities in a water treatment plant is, तो सही सीक्वेंस क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो एरेशन करेंगे हम स्क्रीनिंग के बाद। तो एरेशन से क्या रिमूव होता है? अनडिजायरेबल गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर ज्यादा अमाउंट में होगी तो सबसे पहले तो ये रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले एरेशन करेंगे, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस पहले रिमूव होगा, फर्स्ट पहले इम्प्योरिटी रिमूव होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? कोएगुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, है ना। आजकल तो इसको थ्री प्रोसेस को एक ही प्रोसेस से बोलते हैं, दैट इज क्लैरी फ्लोक्यूलेटर्स, जहां पे कोएगुलेंट का एडिशन यानी कोएगुलेशन देन सेडिमेंटेशन, है ना, मिक्सिंग एंड देन सेडिमेंटेशन is done simultaneously in the clarificator where the excess alkalinity will be removed। तो 1 के बाद आ गया 4। देन सेडिमेंटेशन से फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी जाएंगे, और लास्ट में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये कहां से जाएगा? फिल्ट्रेशन से जा रहा होगा। और उसके बाद क्लोरिनेशन प्रोसेस यानी कि डिसइंफेक्शन, तो 3 लास्ट में आना चाहिए। तो अगर आपको और भी कहीं पे डाउट था तो आप ये देख लेते कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया यानी कि डिसइंफेक्शन तो सबसे लास्ट में है, तो 3 लास्ट में आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 3 लास्ट में है, ठीक है, अदरवाइज मैंने डिटेल से तो बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following type of settling phenomena can be analyzed by the classic sedimentation law of Newton's and Stokes? तो न्यूटन्स एंड स्टोक्स ने, है ना, 0.1 mm से भी कम अगर होगा डायमीटर तो स्टोक्स लगेगा, और 1 mm से ऊपर न्यूटन्स लगेगा। लेकिन ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सेटलिंग यानी टाइप 1 सेटलिंग के लिए ही पॉसिबल है। फ्लोक्युलेंट सेटलिंग टाइप 2 ये कहाँ दिखाई देती है? ये आपको फ्लोक्युलेंट सेटलिंग कहाँ दिखाई देगी? तो फ्लोक्युलेंट सेटलिंग दिखाई देगी आपको इसमें कोएगुलेशन टैंक में। और ये कहाँ दिखाई देगी? ग्रिड चैम्बर में या सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। हिंड्रेड सेटलिंग टाइप 3 होती है, और ये टाइप 4। कंप्रेस सेटलिंग बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक में दिखाई देगी, कंप्रेशन सेटलिंग। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर फिल्टर बेड इंक्रीजेस, पहले डायमेंशंस क्या थे? लेंथ थे, ब्रेथ थी। नए डायमेंशंस क्या बन गए? ट्वाइस ऑफ लेंथ, ट्वाइस ऑफ विड्थ। पहले एरिया कितना था? एड इनटू बी। अभी का एरिया कितना हो गया? तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, 2l इंटू 2b। तो कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ एल बी। तो पहले एल बी था, अभी 4 LB हो गया, तो 4 टाइम्स बढ़ गया। 50 क्वेश्चन ओवर। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। मैं थोड़ा सा स्पीड ही पढ़ाता हूँ, मतलब MCQ करा रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो कैच कर लेते हैं इतने देर, ठीक है। और फिर भी 140 मिनट्स के आसपास का सेशन हो ही गया इतना स्पीड करने से भी। बाकी आपके पास इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, तो आप चाहे तो वीडियो को स्लो या फास्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, सायोनारा। कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। डेली के डेली रिवाइज ज़रूर करें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें भाई। लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा देख लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि उससे आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा। आज मैं भी लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर रहा था, तो अराउंड 40 सेकंड 50 सेकंड का ऐसा टाइम आ रहा था, उसको आप थोड़ा रिड्यूस करें। फिर जीके तो भाई भगवान भरोसे, आई कांट टेल यू अबाउट दिस। नेक्स्ट क्लास कब होगा? इंजीनियरिंग क्लास या MCQ सेशन क्लास? मुझे ही पढ़ लेने दो कुछ यार।
नेक्स्ट आप किस चीज़ का क्लास चाहिए बताइए आप। जो सेशन बोलेंगे वो सेशन लेके आ जाएंगे। स्टील ले आए या हाईवे या सोइल मैकेनिक्स? ठीक है, मैं मिक्स करके लेके आता हूँ फिर। ठीक है, 1 और 2 डेज 2 सब्जेक्ट लेके आऊँगा, सोइल सर्वे मिक्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट। एनवायरनमेंट इतना नहीं है, एनवायरनमेंट तो बहुत है, मोर देन 1000 क्वेश्चंस आर देयर। ओके ओके गाइस।